समस्या हो और उसका समाधान न हो, यह भी असंभव है। हर समस्या का समाधान होता है। सुंदर कहा है, हर समस्या सुलझेगी, हम उलझाना छोड़ दे। हर मंजिल मिलेगी, हम भटकना छोड़ दे। आज का निर्धारित विषय, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? छोटे से लेकर बड़े तक तनाव की समस्या। हर इंसान तनाव का अनुभव करता है। बहुत सारे सांसारिक लोग तनाव में जन्म लेते हैं, तनाव का जीवन जीते हैं और मरते समय भी तनाव में चले जाते हैं। तनाव स्ट्रेस का जमाना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू प्रेक्षा मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा इन समस्या का समाधान किया जा सकता है। तनाव वर्तमान युग की एक देन है, विज्ञान की देन है। पहले के जमाने के लोग तनाव क्या होता था नहीं जानते। आज छोटा बच्चा भी जानता है, बोले मुझे टेंशन हो गया। हर कोई बोलता है टेंशन हो गया। तो बताया गया कि यदि समस्या है तनाव की, तो समाधान है प्रेक्षा ध्यान का। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति एक ऐसी साधना पद्धति है जो वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है और प्रायोगिक भी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य, जिन्होंने लगभग 12 साल तक अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, जैन आगमों का आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और लगा कि ये ध्यान साधना पद्धति केवल योगी के लिए नहीं है, सबके लिए है। योगी के लिए मानो जरूरी भी नहीं, क्यों? योगी कोई तनाव नहीं जानता, तनाव का जीवन नहीं जीता। सांसारिक आदमी होता है, वो तनाव से ग्रस्त रहता है। तो उसके लिए कहा गया कि आम जनता भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करे। तो प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में तनाव मुक्ति के उपाय बताए और कहा गया पहले तनाव क्या है ये समझो। तनाव की परिभाषा दी गई कि सामान्य जीवन शैली में अचानक कोई परिवर्तन आता है, उसे तनाव कहते हैं। आप मानो खाना खा रहे और अचानक कोई समाचार आ गया कि परिवार में कुछ हो गया, आप तनाव में आ गए। परीक्षा में इतनी मेहनत की, फेल हो गए, तनाव में आ गए। जिस काम में सफलता नहीं मिली तो आदमी तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। थोड़ी देर के लिए बाहरी परिस्थिति के कारण जो स्थिति पैदा होती है उसे स्ट्रेस कहते हैं। और खुद मनुष्य की दुर्बलता के कारण, कमियों के कारण जो मानसिक समस्या पैदा होती है उसे तनाव कहते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक रेड सिग्नल आ गया, नहीं चाहते भी आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा। ये क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया। फिर सिग्नल हट गया, स्ट्रेस चला गया। तो कहा गया तनाव के जो कारण है, देखो तनाव शब्द का अर्थ देखिए कितना बढ़िया है। तन प्लस आव, तन यानी शरीर, आव यानी खिंचाव। शरीर में खिंचाव आता है, ताड़ आती है, तनाव आता है, वो भी एक तनाव है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, तनाव के जो परिणाम देखिए आप। तनाव में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, चिंता आ जाएगी, चिंता से फिर उसके अंदर में दुख पैदा होगा और दुख पैदा होने से कितनी बीमारियां आ जाएगी। फिर व्यक्ति संसार से असमय में हाय तौबा करते हुए, दुखी का जीवन जीते हुए संसार से चला जाएगा। तो कहा गया तनाव के 3 प्रकार हैं।
मुख्य 3 प्रकार: शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। और आजकल एक तनाव और चलता है, वो है पारिवारिक तनाव, फैमिली टेंशन। परिवार में नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बन रही है, टेंशन आ गया। बाप बेटे की नहीं बनती है, टेंशन आ गया। दुकान नहीं चलती है, टेंशन आ गया। पारिवारिक तनाव भी होता है। जो शारीरिक तनाव है उसका कारण है अति होना, अति चलना, बिल्कुल नहीं चलना, ज्यादा चलना। क्षमता के अनुसार ज्यादा चलोगे तो भी तनाव आएगा। और क्षमता है चलने की और फिर बिल्कुल नहीं चलते हो तो भी तनाव आएगा। अति खाना, ज्यादा खाना, ये भी तनाव। और बिल्कुल नहीं खाना, भूख लगी और टाइम पर खाना नहीं खाते हो तो तनाव आ जाएगा। तो अति बोलना और या बिल्कुल नहीं बोलना, ये सब तनाव है। ये तनाव आने के कारण है। अंग्रेजी में एक शब्द है, एक्सेस ऑलवेज बैड। अति की इति होती है, अति सर्वथा वर्जित। कोई काम की अति नहीं होना, अच्छाई की भी अति नहीं होना। आपको सामायिक करना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है, लेकिन अति करोगे समस्या खड़ी हो जाए। एक सीमा तक करो, ध्यान भी एक सीमा तक हो, सामायिक भी सीमा तक हो, धर्म प्रवचन भी एक सीमा तक होता है। हर बात सीमा तक, सीमा का अतिक्रमण होता है, तनाव आ जाएगा। सुंदर कहा है, न अति भली का बोलना, न अति भली की चुप, न अति भली का बरसना, न अति भली की धूप। ज्यादा होगा अति, अति बोलोगे तो हमारी शक्ति बहुत खर्च हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो हमारी बात कौन समझेगा। समझाने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन एक सीमा में। अति की धूप, धूप ज्यादा पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा, और ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो कोई चीज की अति नहीं करना, ये शारीरिक तनाव का कारण। दूसरा तनाव होता है मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। उसका कारण है चिंता करना। कई लोग होते हैं फालतू की चिंता करते रहते। एक आदमी था और अचानक उसके मन में कोई विचार आया, चिंता हुई और रोने लग गया। उससे पूछा गया, क्यों रोते, क्या हो गया? बोले, मुझे चिंता हो गई। किस बात की? बोले, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि सब कई लोग तो मरते हैं, अंत में जो मरेगा उसको शमशान घाट कौन ले जाएगा? दुनिया में अंत में जो मरेगा उसको कौन ले जाएगा? अब इसका कोई समाधान है? ऐसे लोग फालतू की चिंता करते हैं। आचार्य तुलसी ने सूत्र दिया था, चिंता मत करो, चिंतन करो। व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। प्रशस्ति मत करो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो। प्रस्तुति करो। एक होती चिंता, एक होती चीता। कितना अंतर है? लिख के देखिए। आपके पास पेन डायरी है, लिख के देखो। बहने कह रही है, एक बिंदी का अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्र विशेषण। जो चिंता होती है और एक चीता होती है। चीता जो होती है मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार जलाती है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता है। आप अनुभव कर सकते हो, कैसे करोगे? और जो चिंता होती है वो जिंदी आत्मा को पता नहीं कितनी बार जलाती है। चिंता से 4 नुकसान होते हैं। आचार्य महासमण जी फरमाते हैं, चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवते चिंतया। 4 नुकसान बताए। चिंतया नश्यते रूपम,
रूप का नाश होता है। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, और चिंता आई, सुंदरता चली गई। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिल में ढल जाए। तन और धन, इस पे गुमान नहीं करना। चिंतया नश्यते रूपम, रूप का नाश होता है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश होता है। ऐसे लोगों को देखा, बहुत ज्ञान था, लेकिन चिंता आई और सब ज्ञान चला गया। एक आदमी शादी के पहले गीत गाता था, अच्छे गीत गाता था, और शादी हुई, उसको कहा कोई राग गाओ, कोई गीत गाओ। उसने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, तेल, लून और लकड़ी। क्या चिंतन करना चाहिए? मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी, कपड़ा और आग। जिंदा हो के चिंता करे, ताको बड़ो अभाग। तो चिंता करने से दूसरा नुकसान होता है, ज्ञान का नाश होता है। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में जो ब्रेन बनता है, वो कोशिकाओं से बनता है। उस कोशिका का नाम है न्यूरॉन्स। लगभग 600 खरब कोशिका से ये शरीर बनता है। और 600 खरब कैसे लिखोगे? बहुत सरल, 6 लिखकर तेरा पंथ की तेरा बिंदी लगा दो। क्या योग की बात! देखो क्या, 600 खरब से शरीर बनता है, और 100 खरब कोशिकाओं से ब्रेन बनता है। ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन्स है। तो वो चिंता करने से डिस्ट्रॉय, उसका नाश हो जाता। चिंता करने से ज्ञान का नाश होता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, याद नहीं रहता है। चिंतया नश्यते बलम, बल का नाश होता है। एक आदमी को देखा कि शरीर से बहुत हट्टा कट्टा था, मजबूत था, और थोड़े दिन बाद उसके शरीर कमजोर होने लग गया। पता चला इसको चिंता आ गई। किसका भी यदि कोई तपस्या नहीं करता है और अपने आप शरीर कमजोर हो रहा है, मान लेना चाहिए उसके अंदर कोई न कोई चिंता अंदर चली गई है। एक महिला ने पूछा अपने घर वाले से कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही? वो नींद कैसे आए? क्यों? सामने एक आदमी रहता है, उसका नाम मदन लाल जी, कोई है तो नहीं, नाम नहीं बता रहा। तो क्या हुआ, वो मेरे से 5,000 रुपये मांगता है। जब मैं उसको देखता हूं, मेरी नींद टूट जाती है। बस इतनी सी बात है। बोले बैठ जाओ। उसको कहा मदन लाल जी, बोले क्या हुआ? तुम मेरे घर वाले से 5,000 मांगता है ना? हाँ मांगता हूँ। जा, नहीं देना, जा, बने जो कर ले, जा। अब तो सो जा पप्पू, अब वो जागेगा। पप्पू मतलब अपने घर वाले को सुला दिया। अब चिंता, अब उसको चिंता हो गई, चिंता पैदा कर दी गई। तो चिंता करने से नींद भी नहीं आती, नींद की समस्या आती है। और प्रेक्षा ध्यान में नींद की समस्या का समाधान, अगर तनाव आदि आ जाए तो कायोत्सर्ग करे, योग निद्रा करे। 5 मिनट का कायोत्सर्ग 1 घंटे की नींद की पूर्ति कर देगा। इतना अच्छा प्रयोग। वास्तु शास्त्र के अनुसार सबको एक दिशा में नहीं सोना चाहिए। हम देखो विज्ञान के युग में इतना विकास हुआ है, किंतु 3 चीज की कमी देखते हैं। एक, चेहरे पर मुस्कान नहीं है। कई लोग ऐसे बैठते हैं जैसे कोई शोक सभा हो रही है। या तो खुश रहो, या उदास हताश नहीं बैठना। तो चिंता आ गई। तो कहा विज्ञान के युग में एक कमी देखते हैं, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। दूसरा देखते हैं, रात को मस्ती की नींद नहीं आती है, और दिन में खुल के भूख नहीं लगती। यदि नींद अच्छी आ गई, दिन रात अच्छी बीती, तो दिन अच्छा बीतेगा, और दिन अच्छा बीता तो रात अच्छा बीतेगा। तो कहा गया सोने का तरीका सही करो। जीवन विज्ञान में बताते हैं कि एक दिशा में नहीं सोना। आप अपने बच्चों को भी बताना कि किस उम्र में किस दिशा में सोना चाहिए। जो बच्चे छोटे हैं, 5 साल से लेके 17 साल के जो बच्चे हैं, उनको सोते समय अपना सिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। जो 18 साल से लेके
40 साल के हो गए, 80 to 14, ऐसे लोगों के लिए सुझाव है सिर दक्षिण दिशा की तरफ रखना। और जो 40 साल से ऊपर हो गए उनके लिए सुझाव है सिर पूरब। तो बच्चों के लिए पश्चिम में सिर रखना, यंग लोगों को 40 साल तक साउथ की दिशा में सिर रखना और 40 साल के बाद पूरब में सिर रखना। फिर एक भाई ने पूछा उत्तर में कब सोना? मरने के बाद। मरने के बाद उत्तर में, उसके पहले गुड नाइट मुद्रा। सबको एक दिशा में नहीं सोना, उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो छोटे बच्चे हैं उनको सोते समय सिर पश्चिम दिशा में रखना, जो यंग लोग हैं उनको सोते समय सिर अपना दक्षिण दिशा में रखना, और जो लोग 40 साल से ऊपर हो गए, वो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो 40 के बाद वाले सोते समय सिर अपना पूरब दिशा में रखिए। तो दिशा बदलो दशा बदलेगी। बैठने की दिशा भी सही हो। सबको एक दिशा में, प्रवचन के अलावा कोई अपना पर्सनल काम करते हो तो अपनी राशि के अनुसार बैठना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो आपको बताया जा सकेगा कि किस व्यक्ति को कौन सी दिशा में मुंह रखकर बैठना चाहिए और किस व्यक्ति को कौन सी दिशा में बैठकर खाना खाना चाहिए। तो ये सोने की दिशा आपको बताई। अगर नींद अच्छी आ गई, कितनी समस्या का समाधान। आजकल बहुत से लोग नींद नहीं आती है। एक महिला रहती थी अहमदाबाद में, तो हमारे गुरु तुलसी ने समनी जी मल्लिक पैकेज को भेजा कि उनको नींद नहीं आती है, उपाय करो। कायस्वर का प्रयोग कराया, रात को 10:10 पर नींद आई, सुबह 4 बजे नींद खुली। कहा वो 80 कंपोज की गोलियां खाती थी, गोलियां छूट जाती है। कितने सारे लोगों को देखा डिब्बे भर भर के खाना नाश्ता है, गोलियां ऐसे खाते हैं जैसे नाश्ता कर रहे। गोलियां पहले, फिर नाश्ता बाद में, फिर खाना खाने के पहले गोलियां, इतनी सारी गोलियां खा रहे हैं। ईट फूड एज ए मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक एज ए मेडिसिन एज ए फूड। यानी खाने को कैसा खाओ, दवाई के तरह खाना खा रहे हैं, समझ जाना ये औषधि है, नहीं तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी भोजन की तरह। तो ये भोजन का भी बहुत गहरा संबंध है। तो ये आहार विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आप अपने गुरुदेव की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक दिन आपको कहा था आचार्य महासमन जी की पुस्तक, कौन सी पुस्तक? विजयी बनो, संपन्न बनो और सुखी बनो। ये ऐसी पुस्तक है जो पुस्तक मस्तक बन जाती है। हमारी कोई चीज कंठस्थ नहीं, कंठस्थ के साथ में बुद्धस्थ भी होना चाहिए। कई लोग होते हैं केवल पाठ को रट लेते हैं और समझते नहीं है। तो जीवन में हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि के साथ शुद्धि भी होना चाहिए। आज के शिक्षा के युग में बुद्धि का कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन कोरी बुद्धि खतरनाक होती है। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा पापा आजकल क्या हो गया, ये आपके बाल सफेद क्यों हो रहे? एक मान्यता है सफेद बाल यानी चिंता आ गई। तो पापा ने को समझाने के लिए बोला गया कि जब तू एक बार बदमाशी करता है तो मेरे 2 बाल सफेद हो जाते। इसमें बात क्या गलत थी, लेकिन आज का बच्चा क्या बोला, आज पता चला कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए थे। हमारे बीच में श्रद्धेय मुनिश्री बहुसुत मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पर मंदिर करेंगे, मध्यान्ह मंडल खड़े खड़े।